पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हरियाणा बोर्ड के नतीजे आज घोषित होंगे। कुछ ही देर में 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी होगा। लगातार इंतजार बड़ी तादाद में छात्र छात्राओं का जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षाएं दी थी, और अब हम आपको वेबसाइट दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वेबसाइट पर जाकर के आप सीधे बोर्ड एग्जाम के जो परीक्षा परिणाम हैं वो उनको आप देख सकते हैं। कुछ ही देर में ये परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे हरियाणा बोर्ड की ओर से। तो बड़ी खबर है, 12वीं कक्षा का रिजल्ट थोड़ी देर में जारी होगा। ऑफिशियल वेबसाइट बोर्ड की bseh.org.in पर जाकर के परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इस बार 2,32,157 छात्रों ने परीक्षा दी थी। 4 से 31 मार्च के बीच कुछ पेपर आयोजित हुए थे जो बच गए थे। हरियाणा बोर्ड के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। कोरोना काल के बीच में छात्र छात्राओं की परीक्षा को लेकर के हालांकि सवाल भी उठे थे, और इन परीक्षाओं में डिस्टर्बेंस की वजह से कई छात्र छात्राओं को परेशानी भी हुई। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हम सीधे हमारे सहयोगी का रुख करेंगे। रवि जांगड़ा हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं भिवानी से। रवि, क्या कुछ अपडेट है? कुछ ही देर में 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित होंगे। बिल्कुल हेमंत, अगर बात करें बोर्ड सूत्रों के हवाले से जो जानकारी अभी तक मुहैया हो पाई है, 3 बजे के बाद बोर्ड के नतीजे हालांकि जो है वो घोषित किए जाने हैं। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उसके बाद जो परीक्षा परिणाम है उसको बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट, जिसका आपने लगातार जिक्र किया है, www.bsc.org.in पर, उसको जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस वेबसाइट पर जो तमाम प्रतिभागी है, तमाम परीक्षार्थी हैं, अपने परीक्षा परिणाम देख पाएंगे। कुछ देर के बाद इनके नतीजे जो है घोषित किए जाएंगे। हालांकि 2,32,157 विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई थी। कुछ परीक्षार्थी ऐसे थे जिनके द्वारा एक पेपर दिया गया था, कुछ ऐसे परीक्षार्थी थे जिनके द्वारा महज 2 पेपर दिए गए थे। ऐसे में एवरेज आधार पर उनकी जो अंक तालिका जो तैयार की जाएगी, एवरेज आधार पर उनका परिणाम जो है तैयार किया जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देशित किया गया था, बात चाहे सीबीएसई की करें, बात चाहे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की करें, तो जिस तरह के जो निर्देश कोर्ट के द्वारा जारी किए गए थे उनके मुताबिक जो परीक्षा परिणाम है उसको तैयार किया गया है। कुछ देर बाद, यानी यूं कहा जा सकता है कि बाद दोपहर 3 बजे के बाद परीक्षा परिणाम जो है विद्यालय शिक्षा बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट्स पर डाले जाएंगे। बाकायदा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसमें नतीजे जारी किए जाएंगे। किस कदर परीक्षा परिणाम रहे हैं विगत के परीक्षा परिणामों से तुलना की जाएगी। साथ ही साथ ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों की चाहे बात करें, राजकीय विद्यालयों की बात करें, प्राइवेट विद्यालयों की बात करें, किस कदर परीक्षा परिणाम रहे, वो तमाम चीजें जो है इस परीक्षा परिणाम के दौरान बताई जाएंगी। और इंतजार इसी बात का है, करीबन 2 घंटे के बाद परीक्षा परिणाम जो है जारी किए जाएंगे। रवि, लेकिन इस बार जब परीक्षाएं बोर्ड की हो रही थी, बीच में कोरोना काल आ गया, छात्र छात्राओं को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। एक डर भी मन में था कि परीक्षा देने जाएंगे कहीं संक्रमण का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। बोर्ड के सामने भी एक बड़ी चुनौती थी। किस रूप से इसे देखा जाए इस बार के परीक्षाओं को? देखिए, दुरुस्त फरमाया हेमंत आपने, क्योंकि 10वीं की अगर परीक्षाओं की बात करें, 5 परीक्षाएं हो चुकी थी। विज्ञान की परीक्षा बचनी शेष थी, विज्ञान की परीक्षा हालांकि नहीं हुई थी। ऐसे में विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सामने कतई कोई दिक्कत नहीं थी कि एवरेज बेस पर किस तरह से 4 जो परीक्षाएं थी, 4 विषयों के आधार पर जो है अंक लगाए गए थे, एवरेज अंक जो है उनके लिए गए थे। लेकिन अगर 12वीं की परीक्षा की बात की, सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं की बात की जाए, तो कहीं न कहीं दुविधा की स्थिति भी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के समक्ष रही है। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे थे, कई जो विषय ऐसे थे जिनकी महज एक परीक्षा हुई है। ऐसे में अब उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम, अगर एक विषय में कोई विद्यार्थी फेल रहता है तो निश्चित तौर पर बाकी तमाम विषयों में भी उसको फेल दर्शाया जाएगा। 2 विषयों की परीक्षा जिसके द्वारा दी गई, एक विषय में अगर फेल है तो उसको फेल दर्शाया जाएगा। जिस तरह की जानकारी विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सूत्रों के हवाले से मिल पाई है, हालांकि जो एवरेज अंक है वो लिए जाएंगे। तो ऐसे में कई विद्यार्थी ऐसे थे जिनकी 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं, एक परीक्षा में अगर वो फेल है तो उसके बाद अंक देखे जाएंगे किस कदर उसको जो अंक दिए जाने हैं, एवरेज अंक किस कदर दिए जाएं। तो जाहिर तौर पर काफी दुविधापूर्ण ये रिजल्ट रहने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए भी, क्योंकि कई विद्यार्थियों की परीक्षा महज एक पेपर हो पाया था।
ऐसे में अगर उसमें वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो निश्चित तौर पर उनका परिणाम भी प्रभावित होगा। बिल्कुल रवि, लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, अपडेट लगातार लेते रहेंगे, अपने दर्शकों तक भी पहुंचाते रहेंगे और उन लाखों स्टूडेंट्स को जिनका इंतजार है आज पूरा हो सकता है, जिन्होंने 12वीं की परीक्षाएं दी थी, उनका रिजल्ट आज घोषित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और हम आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर ओपी धनखड़ बृहस्पतिवार को अपना कार्यभार संभालेंगे। नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। रोहतक कार्यालय में अपना कार्यभार ओपी धनखड़ संभालेंगे। सुभाष बराला की जगह उन्होंने ली है। बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष थे, अब धनखड़ उनकी जगह पर नए प्रदेशाध्यक्ष हैं और अपना कार्यभार बृहस्पतिवार को संभालेंगे। पार्टी दफ्तर में अपना कार्यभार संभालेंगे ओपी धनखड़। राजनीति का पुराना, लगातार उनको लंबा अनुभव रहा है। किस तरह से वो संगठन को आगे लेकर जाएंगे, क्या कुछ चुनौतियां उनके सामने हैं, ये अहम बात होगी। लेकिन इसी बीच वे बृहस्पतिवार को अपना कार्यभार संभाल लेंगे और इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद होंगे। रोहतक कार्यालय में जोर शोर से तैयारियां इसे लेकर के की जा रही हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विपिन परमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, क्या कुछ अपडेट है अब जो कि नए प्रदेशाध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, वे बृहस्पतिवार को अपना कार्यभार संभालेंगे? देखिए, बिल्कुल नवनियुक्त अध्यक्ष भाजपा ओपी धनखड़ जो है वो बृहस्पतिवार को रोहतक में जो है भाजपा मुख्यालय में जो है वहां पर अपना पदभार जो है संभालेंगे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई तमाम आला नेता, प्रदेश की सियासत से जुड़े कई बड़े नाम जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। ऐसी परिस्थितियों में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी जो है वो रोहतक में मौजूद रहेंगे जब ओपी धनखड़ जो है अपना पदभार संभालेंगे। इससे पहले आज जो है देर शाम विधायकों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें एक फॉर्मल इंडक्शन जो है वो ओपी धनखड़ और तमाम विधायक जो आज की इस बैठक में मौजूद रहेंगे, सीएम आवास पर जो बैठक होगी उसमें जो है वो तमाम विधायक जो है उनके साथ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो कराने का काम जो है यहाँ पर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक खाका जो है, जो क्या कुछ रोड मैप आगे का रहना है उसको लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी। लेकिन बृहस्पतिवार को ओम प्रकाश धनखड़ जो है वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे, जिस मौके पर जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम आला नेता जो है मौजूद रहेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए और लगातार इसकी अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी के निशाने की। दरअसल राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है एक बार फिर से, क्योंकि लगातार राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने कोरोना में सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा है ट्विटर पर कि सरकार ने फरवरी में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया, मार्च में एमपी में, मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह भी मनाई, तो जून में बिहार में वर्चुअल रैली की, जुलाई में राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश की। और इसलिए देश में कोरोना की लड़ाई में देश आत्मनिर्भर है। कोरोना महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। और हम आपको बता दें कि राहुल गांधी जो राजस्थान का घटनाक्रम था उस पर लगातार उनकी चुप्पी नजर आ रही थी, लेकिन फिलहाल ये जो ट्वीट है उसको उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। पहली बार राहुल गांधी ने राजस्थान का जिक्र किया और ये इस पूरे घटनाक्रम के बीच में, और उन्होंने ये सीधे तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जुलाई में राजस्थान की सरकार को गिराने की कोशिश की। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना काल में मोदी सरकार की 7 महीने की उपलब्धियों पर तंज उन्होंने कसा है। दरअसल उनको नाकामी के तौर पर गिनाया है। मंगलवार को अपने ट्वीट में राजस्थान के सियासी संग्राम का जिक्र भी उन्होंने किया। राहुल गांधी ने सरकार पर राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि देश में कोविड-19 के मामले अब 11 लाख से ज्यादा पहुंच गए हैं और दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित देशों में भारत आ गया है, क्योंकि लगातार इसे लेकर के चिंता बरकरार है और राहुल गांधी के हमले भी मोदी सरकार पर लगातार बरकरार हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी के बीच महंगाई की मार आम जनता को परेशान किए हुए हैं। दरअसल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। पहले पेट्रोल डीजल के दाम जो है वो आम आदमी को मार रहे थे, अब महंगी सब्जियां भी आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन गई है। रसोई का बजट बिगड़ गया। आलू 40 रुपए प्रति किलो, टमाटर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। लौकी और तुरई का भी आप ध्यान कीजिए कि 15 रुपए प्रति किलो के पार चले गए हैं।
और बारिश के दौरान महंगी हो गई है सब्जियां। कोरोना काल में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसकी आय प्रभावित नहीं हुई हो। बढ़ती महंगाई के चलते घर का खर्च चलाना अब आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ दिनों से खाने पीने की चीजों के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, जिसने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की नींद उड़ा दी है। इसमें सब्जियां भी शामिल है। सब्जियों में आलू, टमाटर, लौकी, तोरई के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आलू जहां 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, टमाटर के भाव 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। 10 रुपए प्रति किलो मिलने वाली लौकी और तुरई 15 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंचती जा रही है। इस तरह से सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं और दुकानदार कह रहे हैं कि उनका काम इससे प्रभावित हो रहा है। तो राजधानी चंडीगढ़ की सब्जी मंडियों में भी महंगाई की मार लगातार जारी है। महामारी के बीच महंगी सब्जी ने लोगों का बजट और स्वाद दोनों बिगाड़ दिए हैं। हमारे संवाददाता विपिन परमार ने इसका जायजा लिया। कोरोना की आर्थिक तंगी से जूझ रहे आम इंसान पर आर्थिक मार लगातार पड़ रही है और इस बार आर्थिक मार पड़ रही है बरसती इस बारिश यानी कि खराब मौसम की वजह से। आर्थिक तंगी की मार ये है कि किचन पर इसका सीधा असर जो है वो देखने को मिल सकता है। खराब मौसम के चलते जो है वो सब्जी मंडी और सब्जी के जो विक्रेता हैं उनके काम पर भी असर पड़ा है और साथ ही साथ असर पड़ा है आम आदमी के किचन पर, उसकी जेब पर। ऐसी परिस्थितियों में आप देख सकते हैं जो सब्जियां पहाड़ों से आती हैं या फिर हिमाचल या बाकी चीज़ों से बाकी जगहों से आती हैं, वहां पर लॉकडाउन के चलते उतनी सप्लाई भी नहीं आ रही और साथ ही साथ जो बारिश हो रही है जिसके चलते रास्ते भी अवरुद्ध हैं कई जगहों पर, वहां पर भी जो है इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे साथ सेक्टर 11 पंचकूला में ये एक सब्जी की दुकान लगाते हैं भाई साहब। सब्जी के दामों की बात करूं, पिछले हफ्ते और आज के दिन में कितना असर जो है देखने को मिला? क्या बढ़े हैं दाम या कम हुए? डबल का रेट डिफरेंस है। डबल का डिफरेंस रेट है आज से एक हफ्ता पीछे वाली रेट में और आज के रेट में। अगर जैसे मैं मटर के दाम की बात करूं, मटर पिछले हफ्ते क्या था और आज के हफ्ते में? पिछले हफ्ते 80 रुपये किलो था और आज का रेट 140 रुपये किलो है। और अगर बात करूं मैं लौकी की, तो लौकी पिछले हफ्ते क्या थी? पिछले हफ्ते 20 रुपये किलो थी, आज के रेट में 40 रुपये किलो है। ये मंडी का रेट आप बता रहे हैं। मंडी का रेट। और गोभी क्या आज के दिन में चल रहा है? 50 रुपये किलो। और पिछले हफ्ते क्या था? पिछले हफ्ते 20 से 25 रुपये किलो के बीच में। टमाटर की अगर मैं बात करूं तो टमाटर पिछले हफ्ते के करीब 20 और 30 रुपये के करीब था और आज के दिन कितने में? 50 और 60 का रेट चल जो रहा है। प्याज आ रहा है अमूमन उसकी क्वालिटी कैसी है? प्याज अच्छा है या खराब है, पर उसका दाम क्या है? पिछले हफ्ते क्या था और आज क्या है? जो प्याज कम से कम रेट का है वो 1100 रुपये का रेट का है, जो ऊपर का रेट है 1600 रुपये का रेट और है। पिछले हफ्ते कितना था इसका? प्याज का तकरीबन 19-20 का यही चल रहा है। और भिंडी की अगर मैं बात करूं तो डबल रेट है सर। पिछले हफ्ते 20 और 30 के बीच में था किलो, आज के डेट में 50 और 60 के बीच में है किलो। अब कस्टमर आता है आपसे मांगता है तो क्या रेट्स को लेकर क्या बहसता है कि पिछले हफ्ते तो ये 15 रुपए की चीज़ थी, आज आप 25 की लगा रहे हो, 30 की लगा रहे हो? जी बहसते हैं, सारे कस्टमर बहस रहे हैं। दुकानदारी इस टाइम कुछ हो नहीं रही है महंगाई के कारण, इसलिए कस्टमर आते हैं, रेट पूछते हैं और चले जाते हैं। तो ये आलम जो है अमूमन हर सब्जी दुकानदार का है, चाहे आप ठेले पे चले जाइए, चाहे सब्जी मंडी चले जाइए। सब्जी मंडी के दाम जो है भाई साहब ने बताए हैं, यानी कि अगर आप मोटा मोटा मान के चलें तो तकरीबन 15 से 20 रुपए का फर्क जो है वो आपको हर सब्जी में एक हफ्ते के दौरान जो है वो दिखाई देने को मिल रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में जो मूलभूत चीज़ें हैं, चाहे टमाटर हो, प्याज की क्वालिटी जो है, क्योंकि प्याज जो है वो अमूमन सप्लाई रहती है, उसकी आपूर्ति होती है, तो बारिश की वजह से एक तो गला सड़ा आ रहा है, लेकिन लोगों की मजबूरी ये है कि लेना पड़ रहा है। और दाम जो है, जो कि पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो 20 से 25 रुपए थे, अब जो है वो 30 रुपए के करीब जो है प्याज मंडी में है। लेकिन बाहरी दुकानों की बात करें, क्योंकि ये लोग बाहरी अलग अलग सेक्टर्स में लाते हैं, चंडीगढ़ से अलग अलग सेक्टर्स में लाते हैं, तो ऐसे में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इनको गाड़ी से जाना पड़ता है, तेल लगता है, तमाम तरह की फीसिस रहती हैं, टैक्सेस होते हैं गाड़ियों के। तो तमाम चीज़ें लगाने के बाद जो है उसमें आप 5 रुपए की वृद्धि और रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर जब सब्जी बिकेगी तो मंडी के रेट से 5 रुपए इजाफा जो है उसका देखने को मिल सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये सब्जियां जो हैं वो किचन से दूर होती जा रही हैं। ना केवल मौसम की मार बल्कि कोविड-19 की मार भी लगातार आम आदमी की जेब पर पड़ती दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अजराना के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला।
तो वहीं भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों का लगातार कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। अब तक 150 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट करवाया गया है और अभी तक कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव नहीं निकला है। रोजाना विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में हजारों लोग आते हैं। इसको देखते हुए सैनिटाइजर मशीन लगाई गई। वहीं 3 बार पूरे परिसर को सैनिटाइज करवाया जा चुका है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह के मुताबिक सभी कर्मचारियों अधिकारियों का कोविड-19 टेस्ट कार्यालय में ही हो रहा है। रोजाना 40 से 50 कर्मचारियों का टेस्ट करवाया जा रहा है, जिसमें सभी पक्के और आउटसोर्सिंग आधार पर लगे हुए कर्मचारी भी शामिल हैं। तो वहीं रेवाड़ी में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमित केसों के चलते रेवाड़ी और औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा को सैनिटाइज करने के उद्देश्य से 2 दिन के लॉकडाउन का दूसरा आज दिन है और इसी कड़ी में आज भी बाजार पूरी तरह से बंद रहे। लेकिन इस वैश्विक महामारी के नतीजे से बेखौफ लोगों को बाजारों में उनका आना बदस्तूर जारी है। ये खतरा बन सकता है, लोगों को इसको समझना होगा। और जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ये चिंता का सबब है सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और स्वास्थ्य महकमे के लिए भी। लेकिन लोग इस बात को समझें कि ये सब उनकी जान को बचाने के लिए किया जा रहा है। तो जो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं लॉकडाउन के लगे होने के बावजूद भी, उन लोगों को समझने की जरूरत है। ये तस्वीरें आप देखिए, लॉकडाउन का दूसरा दिन धारूहेड़ा और रेवाड़ी का, लेकिन उसके बावजूद भी बाजारों में कुछ लोगों का निकलना जारी है, चहल पहल लगातार जारी है। तो लगातार बढ़ते हुए मामले चिंता पैदा कर रहे हैं। लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां लगी हुई है जो जगह जगह पर सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं। तो वहीं हम आपको बता दें कि बारिश होने से चरखी दादरी जिले के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कपास और ज्वार की फसल को बारिश से फायदा होगा। पिछले कई दिनों से गर्मी से लोगों का हाल बेहाल था। वहीं इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी कि एसी कूलर फेल हो गए थे। 2 दिनों से रिमझिम बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह तेज बारिश हुई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ये चरखी दादरी की तस्वीर है, जहां पर बारिश के बाद किस तरह से लोग आनंद उठाते हुए भी बरसात का नजर आए। तो आज चरखी दादरी में हुई बारिश ने लोगों को राहत दी है। हालांकि सावन बीत गया, लेकिन इस बार का जो मानसून है कुछ देरी से जरूर आया, लेकिन अभी भी लोगों को राहत इससे मिल पा रही है। चरखी दादरी में अब किसानों के चेहरे भी खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लंबे वक्त से इंतजार जिस बारिश का था, आखिरकार उस बारिश ने चरखी दादरी को भिगो दिया, तरबतर कर दिया। लोग परेशान थे लगातार गर्मी की वजह से, उमस की वजह से। उन्हें कुछ राहत इससे जरूर मिली है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं आपको हम। इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है, जहां पर रोहतक से बड़ी खबर है। पब्लिक हेल्थ विभाग के कार्यालय की दीवार के गिरने की जानकारी सामने आ रही है। एक झुग्गी पर यह कार्यालय की दीवार गिरी थी और इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी अपडेट है इस वक्त की। घायलों को प्रशासन की ओर से कोई उनकी सुध नहीं ली गई, इसे लेकर के अब सवाल प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं। रोहतक से बड़ी खबर, पब्लिक हेल्थ विभाग के कार्यालय की दीवार के गिरने की जानकारी है। एक झुग्गी पर यह दरअसल दीवार गिरी, जिससे बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत होने की खबर मिल रही है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, लेकिन प्रशासन पर आरोप है कि प्रशासन ने घायलों की कोई सुध नहीं ली। इसके चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश है प्रशासन के खिलाफ। रोहतक से बड़ी खबर। तो रोहतक की नई अनाज मंडी के पास जन स्वास्थ्य विभाग की दीवार के गिरने से झुग्गियों में सो रहे मजदूर दब गए। इसके चलते एक महिला और एक बच्चे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। इन्हें गंभीर हालत में रोहतक के पीजीआई में भर्ती करवाया गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि मजदूरों का यह आरोप है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी देर रात को मौके पर नहीं पहुंचे। पुलिस का कहना है कि जैसे ही सूचना मिली थी, उन्होंने मौके पर जाकर देखा। उस वक्त तक मजदूर घायल और मृतकों को रोहतक पीजीआई ले जाया जा चुका था। ये कच्ची झुग्गियां हैं जिनमें बड़ा हादसा हुआ है और यहां पर अनाज मंडी के पास इस दीवार के गिरने से एक महिला
और एक बच्ची की मौत हुई है, जिनको नहीं पता था कि कब सरकारी दफ्तर की दीवार काल बनकर के उनके ऊपर आ गिरेगी। वे बेखबर होकर के सो रहे थे, लेकिन ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ और इस हादसे के बाद जो प्रशासन पर आरोप लग रहे हैं और ज्यादा गंभीर है। प्रशासन को, पुलिस को पता होने के बावजूद भी ना पुलिस की टीम पहुंची मौके पर, ना ही प्रशासन की टीम समय पर मौके पर पहुंची। तो इस घटना के बाद अब स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी है। उधर देर रात को फरीदाबाद में हुई बरसात के बाद आप अगर शहर में कहीं भी निकल रहे हैं तो जरा ध्यान से निकलिए, क्योंकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर निगम के कर्मचारी और अधिकारी अभी भी सोए हुए हैं और आपके साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है। जरा गौर से इन तस्वीरों को देखिए, सड़क पर किस तरह से पानी भरा हुआ है। सड़क के बीचों बीच एक सीवर का मैन होल भी खुला हुआ है जिसमें ये पानी जा रहा है, लेकिन यहाँ से निकलने वाली इन गाड़ियों को देखिए जो बिल्कुल इसी के बराबर से निकल रही हैं बेखौफ होकर। इन्हें जरा भी इल्म नहीं है कि यहाँ पर सोया हुआ प्रशासन की लापरवाही का गड्ढा मौजूद है जिसमें कभी भी कोई हादसा हो सकता है। ये जो रोड है, निगम की लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये देखिए कि कैसे सीवर का जो मैन होल है वो खुला हुआ है और यहाँ पर गाड़ियाँ भी निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन नहीं निकले तो वो है निगम के अधिकारी और कर्मचारी। सेक्टर 15 की सड़क पर ये मैन होल खुला हुआ है। निगम की लापरवाही यहाँ पर सामने आई है और ये लापरवाह निगम लगता है किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। तो वहीं देर रात हुई भारी बारिश के चलते फरीदाबाद में भी कई सड़कों पर जलभराव हुआ है, जिसमें प्रशासन के पानी निकासी की तैयारियों की पोल खुल करके सबके सामने आ गई। हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक इसी दौरान वहां पर मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। आप भी इंडिया न्यूज हरियाणा के कैमरे की नजर से देखिए किस तरह की बदहाली है। फरीदाबाद में रात के वक्त 2 से ढाई घंटे हुई बरसात ने नगर निगम की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है और मैं आप देखिए सेक्टर वॉश एरिया है 9 का, जहां आप देख सकते हैं साफ तौर से जो मार्केट में ये रोड पूरी तरह से जल भराव से साफ तौर से देखी जा सकती है। पानी, बरसाती पानी पूरी तरह से लबालब। और ये देखिए आप अगर वाहन चालकों की भी बात करें तो यहाँ देखिए गाड़ियाँ जो निकल रही हैं स्पीड इनकी धीमी हो चुकी है और जिस तरह से हर साल नगर निगम दावे करता है कि इस बार बरसाती पानी शहर में नहीं भरेगा, उसी की ये एक वानगी है कि हर साल की तरह इस बार भी जगह जगह एक जो बरसात हुई है 2 से ढाई घंटे की, उसमें ये साफ तौर से आप पूरी मार्केट की रोड को देख सकते हैं कि किस हालात में यहाँ पानी जल भरा साफ तौर से दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम दिखाएं आपको तो ये भी यहाँ कोई नगर निगम के अधिकारी या कर्मचारियों की तरफ से अभी भी इस पानी की निकासी को लेकर कोई इंतजामात नहीं किए गए हैं। तमाम तरह के जो दावे हैं वो इस बरसाती पानी में निगम के अधिकारियों के वो धुलते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। और ये हालात केवल एक सेक्टर का नहीं है, तमाम जो स्पॉट सेक्टर हैं, अगर सेक्टर 14 की बात करें, 15 की बात करें, 16, 17 सभी जगह इसी तरह के हालात बरसात से बने हुए हैं। और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी एक खतरा पैदा करने की स्थिति, और जिस तरह से जल भराव हुआ है आने वाले दिनों में जो जल जनित बीमारियां हैं वो भी इस जल भराव से हो सकती हैं। और फरीदाबाद में लोगों के लिए ये मुश्किल भरी बरसात साफ तौर से देखी जा सकती है। और यही वजह है कि निगम के अधिकारी लाख दावों के बावजूद भी हर साल इसी तरह से शहर में पानी भरता हुआ देख रहे हैं और लोग इससे परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। तो बारिश का दौर जारी है और ऐसे में जाखल में देर रात को बारिश हुई और बारिश ने एक बार फिर से प्रशासन के दावों की पोल यहां पर भी खोल करके रख दी। बारिश की वजह से अनाज मंडी, सब्जी मंडी समेत तमाम निचले इलाके जलमग्न हो गए। इसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सब्जी मंडी पर जिस तरह से पानी भरा, लोगों की परेशानियां बढ़ गई, आढ़तियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये तस्वीर देखिए, अंदाजा खुद लगाइए कि किस तरह से हमारा प्रशासन सिस्टम काम करता है। दावों के अलावा, वादों के अलावा वहां पर जमीनी तौर पर क्या कुछ है वो दिखेगा। पानी पानी है सब कुछ, दावे भी पानी पानी और प्रशासन के जितने भी वादे हैं वो भी पानी पानी नजर आते हैं। इस पानी ने सबकी पोल खोल करके रख दी है। यहां पर लोगों की परेशानी अभी कम नहीं हुई है। जब भी बारिश आएगी इसी तरह से पानी भरेगा। उधर बारिश के बाद जलभराव की 2 अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर फरीदाबाद की है और दूसरी जो तस्वीर है वो जाखल की है। दोनों को देखिए और सोचिए
कि आखिरकार प्रशासन कितना संजीदा है, कितना सावचेत है। और फरीदाबाद में जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा इस बारिश के बाद, वहीं जाखल के लोगों के भी हालात ऐसे ही हैं। वहां पर भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कूड़ा कचरा करकट सब, नालियों की सफाई मौके पर नहीं हुई और इस वजह से नालियां जाम हो गई और जो सीवरेज का पानी है उसकी निकासी भी नहीं हो पाई, ना बारिश के पानी की निकासी हो पा रही है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा, जहां पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।